ये अग्रेशन बीजेपी का जो है वो नहीं दिख रहा था इसके पहले के चुनाव में। 2020 में आप देख लें, 2015 में आप देख लें, वो पेनिट्रेशन नहीं था। इस बार अग्रेशन भी था। इस बार वो भी बात थी कि भाई ये चुनाव ऐसा चुनाव है जो बस सब कुछ था पर नेता नहीं था। हाँ। जो अभी तक जो बीजेपी मैं आपका ध्यान आकर्षित कर दूं, मैं आपका ध्यान आकर्षित कर दूं। देखिए, लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद में जो बीजेपी ने मूल जो परिवर्तन किया है, जो अपनी स्ट्रैटेजी में किया है, वो कहीं न कहीं जो आरएसएस मात्र संगठन है उनका इंटरवीन करना और कहीं ना कहीं करेक्शन ये करना कि सिर्फ नेतृत्व को आगे करके, नेतृत्व को बहुत ज्यादा जो है लाइमलाइट में लाके आप लगातार चुनाव नहीं जीत सकते। आपको कहीं ना कहीं संगठन को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। उसका उदाहरण आपको हरियाणा दिखाई दिया। तमाम पोलस्टर्स कह रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस आ रही है, आपको परिणाम दिखाई दिया। महाराष्ट्र दिखाई दिया और आपको दिल्ली दिखाई दे रहा। ये हम सब इस बात को जो है भूल रहे हैं कि आरएसएस का जो कार्यकर्ता है दिल्ली चुनाव में आज से नहीं, आपके लगभग जो 6 महीने पहले से जो डोर टू डोर कैंपेन, तमाम जो कार्यक्रम उनका हिस्सा बनना था। और जब आपको लगातार चुनाव जीतना है, किसी भी प्रदेश में जीतना है, तो आपको संगठन को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। उसका उदाहरण है लोकल लेवल पे जो भी आपके इश्यूज होते हैं उनको ले जाता कौन है? वहां का कार्यकर्ता ले जाता है। उनकी अगर जो उनको सॉल्व करना है तो लोग किसको पहले अप्रोच करते हैं? भाई जो मुख्य नेतृत्व है वो तो हमेशा अप्रोच में हो नहीं सकता ना। तो वो मैं आपकी बात जो है तब मान जाता कि अच्छा सिर्फ संगठन ही काम करता है, कि अगर जो है बीजेपी लोकसभा चुनावों में जो है 400 पार कर जाती। लोकसभा चुनावों में बीजेपी अपने बूते पर बीजेपी मेजॉरिटी मार्क नहीं पाती। तो बिल्कुल मैं दूसरी बात मैं तब मान जाता कि अगर कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस का हम मानते हैं कि कांग्रेस में इंडिविजुअल आदमी चुनाव लड़ता है, लेकिन उसके बावजूद वो जो है तेलंगाना जीत जाते हैं। तो बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शन इन सारी चीजों में होता है। एक्सीडेंटली जो है कभी हो सकता है। मैंने बात की रिपीटेशन। अगर आप लगातार चुनाव अगर आप जीतना चाहते हैं तो संगठन और नेतृत्व दोनों का सामंजस्य बहुत आवश्यक है। बिना उसके आप जो लगातार सस्टेनेबल जिसको बोलते हैं मतलब परफॉर्मेंस, वो आप कैरी नहीं कर सकते। जी, कुशाग्र सक्सेना में ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। ममता त्यागी जी के पास जा रहा हूं। ममता त्यागी जी, क्या दिल्ली में आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आलोक जी इसके बाद में आ रहा हूं। ममता त्यागी जी को चूंकि टॉस कर दिया मैंने। ममता त्यागी जी, क्या दिल्ली चुनाव को आप जी आप आलोक जी आप पहले बोल लीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं दुबे जी की बात से पूर्णतः सहमत हूं कि हरियाणा, महाराष्ट्र और अब दिल्ली में आरएसएस का एक बहुत बड़ा योगदान था जो लोकसभा चुनाव में शिथिल हो गया था। उसके कारण थे कुछ नेताओं का बड़बोलापन और कुछ नेताओं का जो बयानबाजी था, उससे वो आहत थे। बात में समन्वय स्थापित हुआ और सही है, अगर आपको लगातार चुनाव जीतना है तो आपको जरूरत ढंग से काम करना पड़ेगा, संगठन को प्राथमिकता देनी पड़ेगी, तभी आप टिकाऊ बन के रह सकते हैं। नहीं तो अगर नेता गए तो आलोक जी नाम लेके बोल देते हैं, ऐसे क्या छुपा के बोल रहे? कुछ नेता, नड्डा जी ने जो बयान दिया उसको लेके नाराज हो गए संघ वाले। अब मुझे लगता है कि लोग इतने विद्वान हो चुके हैं कि नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ममता त्यागी जी, मेरा आपसे सवाल ये था कि दिल्ली इलेक्शंस के बाद ऐसा क्या, दिल्ली इलेक्शन को लेकर ऐसा क्या हुआ? क्योंकि कहीं आप लोगों को लगा कि भाई 7 के 7 एमपी सीट तो हम जीतते हैं लेकिन विधानसभा में हम नहीं जीते। तो क्या ये एक नाक का सवाल था आप लोगों के लिए? इसके पीछे केजरीवाल जी ने जो भ्रष्टाचार किया, जैसे आप ये देखिए कि पिछले 10 साल में वो पहले आए। एक मिनट में बीच में रोकना चाहूंगी, मेरी आवाज इको हो रही है, इको हो रही है मुझे। पीसीआर को मैं बोलूंगा उनकी आवाज को देखें, वो इको हो रही है उनके पास। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जब 10 साल पहले केजरीवाल जी सत्ता में आए तो उन्होंने एक फेस प्रोजेक्ट किया था, एक अच्छा चेहरा दिखाया था कि वो एक दिल्ली देश की राजनीति में बदलाव चाहते हैं, करप्शन के अगेंस्ट फाइट करना चाहते हैं। फिर उन्होंने दोबारा से 5 साल बाद ये कहा कि हमें समय कम मिल गया रहा, अब हम दोबारा से दिल्ली के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। लेकिन अब इस 5 साल, अगले 5 साल के बाद दिल्ली की जनता ने और भारतीय जनता पार्टी ने भी ये अंदाजा लगा लिया कि ये व्यक्ति जो बिल्कुल साफ सुथरी छवि लेके आया था, इस सबसे करप्ट डिपार्टमेंट की तरह या करप्शन की तरफ इतना ज़्यादा लिप्त हो गया है कि दिल्ली की जनता को लूटने आ रहा है। तो जब पूरा देश आगे बढ़ रहा था तो दिल्ली पिछड़ रही थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस तरफ पूरी जान लगा दी कि लोगों को इस पिछड़ेपन से आगे लाया जाए। बिल्कुल, और बड़ी खबर आ रही है मुस्तफाबाद से, जहां पर मोहन सिंह बिष्ट 36,000 वोट से आगे चल रहे हैं।
एक बड़ी लीड है मुस्तफाबाद में 36,685 सीट से मोहन सिंह बिष्ट आगे चल रहे हैं। अदील अहमद खान जो है वो 13,000 वोट उनको अभी तक मिला है, जबकि 49,000 से ज्यादा वोट जो है वो मोहन सिंह बिष्ट को मिला है मुस्तफाबाद में। जी, ये बात बड़ी मतलब एक तरह से चुभती है कि जब बात पार्टियां करती हैं करप्शन की और वो अपने भीतर नहीं झांकती कि उन्होंने किस तरह के लोगों को ले रखा है। बीजेपी ने क्या करप्शन लगे चार्जेस वाले लोगों को नहीं ले रखा? क्या बीजेपी के जो है प्रेसिडेंट पे करप्शन के चार्जेस नहीं लगे थे? तो क्या मतलब क्या सच में लोग इस करप्शन को एक इशू मानते? मैं मानता हूं कि लोगों को मानना चाहिए। हमारे देश की जनता को जो वोट कर रही है उसको करप्शन को एक इशू मानना चाहिए और उसके प्रति वोट, उसी को देखकर वोट करना चाहिए। पर क्या सच में ऐसा होता है? अगर ऐसा होता तो बीजेपी ने उन लोगों को, उन दागी लोगों को जिनके ऊपर इस तरह के आरोप लगे, उन्हें अपनी पार्टी में शामिल नहीं किया। बिल्कुल। और पटपचगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं, अवध ओझा पीछे चल रहे हैं। मैं एक रिएक्शन जल्दी से कुशाग्र सक्सेना को चाहूंगा कांग्रेस पार्टी की ओर से। कांग्रेस पार्टी का खाता फिर से खुलता नहीं दिख रहा है। कुशाग्र जी, आप लोगों ने आम आदमी पार्टी को ही डेंट किया ऐसा लगता है। 7% वोट शेयर अभी तक आप लोगों के पास दिख रहा है। वोट शेयर में बढ़ोतरी हुई है, राइज दिख रहा है, लेकिन सीट्स में कन्वर्ट होगा ये कहना मुश्किल है। बीजेपी को फायदा पहुंचा दिया आपने। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमें अनुमान था कि हम कम से कम 14 से 15-16% वोट शेयर हम अपना हासिल कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से हम चुनाव में उतरे थे, हमने दिल्ली को बनाया है। शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में 15 साल का हम अपना कार्यकाल लेके उतरे थे। हमने लोगों तक शायद हम अपनी बात पहुंचाने में, अभी भी मैं ये आपके चैनल पे एडमिट करूंगा, हम पूरी तरीके से कामयाब नहीं रहे। मगर हाँ, जो हमारा वोट शेयर था, अभी 7% आप कह रहे हैं, और 7% से मेरे को उम्मीद है कि हम 10 से 11% दिन का अंत होते होते, चुनावी नतीजे क्लियर होते होते हम 11-12% तक के वोट शेयर पर पहुंचेंगे और हमारा खाता नहीं, हम 2 से 3 सीट 4 सीट की तरफ आगे बढ़ेंगे। 4 सीट तो नहीं लगता है, आप तो थोड़ा ज्यादा जो है वो बोल रहे हैं। 2 सीटों तक, अभी तक तो आप मैक्सिमम 2 ही सीटों पर दिखाई दे रहे थे, वो भी गायब हो गई, अब 0 सीट पे हैं। मैं आप देखिए, न्यू दिल्ली में सर कुशाग्र भाई, नई दिल्ली में संदीप दीक्षित जी को 2050 वोट अभी तक मिले हैं। 6 राउंड की काउंटिंग हुई है, 13 राउंड की काउंटिंग बाकी है। देखिए, मैं आपको ना एक बात ये कहना चाहूंगा, मैं नई दिल्ली विधानसभा में मैं खुद था और 1.5 महीने हम लोगों ने ग्राउंड पे जिस तरीके से काम करा, आप यकीन मानेंगे, और सारी मीडिया ने भी ये देखा कि जिस तरीके से लोगों का एक सेंटिमेंट और इमोशन संदीप दीक्षित जी और शीला दीक्षित जी की तरफ था, अब वो वोट में तब्दील, सेंटिमेंट था। 2000 वोट, 2500 वोट लेके सेंटिमेंट थोड़ा दिखाई देता है। देखिए, हम जिस तरीके से नई दिल्ली में चुनाव लड़ रहे थे, ये आपको भी पता होगा कि संदीप दीक्षित जी ने लगभग 4 से 5-6 हजार घर डोर टू डोर कवर करे थे, और जिसकी चर्चा पूरे देश, पूरी दिल्ली में हुई है कि जिस तरीके से मजबूती से संदीप दीक्षित जी ने वो चुनाव को लड़ा है और खुले तौर पे दिल्ली के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनौती दी है कि अगर तुम मानते हो कि तुमने दिल्ली में कोई काम करा, आ जाओ, खुले मंच लगाकर चुनौती दी थी, मेरे साथ डिबेट कर लो। मगर मैं ये मानता हूं कि अभी 6 राउंड की काउंटिंग हुई है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा नतीजा बदल जाएगा या कुछ हो जाएगा, मगर कांग्रेस एक अच्छी वोट शेयर की तरफ आगे बढ़ेगी। हमारा